आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। पहाड़ों से उतरे सैलाब ने नेपाल में मचाई है तबाही। लगातार तस्वीरें दिल को दहला देने वाली, मौत का मंजर, मलबा और उसमें दबे हुए लोग, जिसने न सिर्फ नेपाल की चिंता बढ़ाई बल्कि भारत में सीमावर्ती इलाकों की भी। नेपाल में बुधवार को अचानक से आए मौत के सैलाब में बड़े स्तर पर तबाही देखने को मिली। अब तक नेपाल में 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब करीब 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में 288 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जहां एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, भारत की तरफ से लगातार नेपाल को हर संभव मदद भी मुहैया कराई जा रही है। नेपाल त्रासदी के बाद सीमावर्ती राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के 4 जिले, बिहार के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया और नेपाल से आने वाली नदियों के जल स्तर की भी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। लेकिन नेपाल में अचानक से आई जल प्रलय को सिलसिलेवार तरीके से समझना जरूरी है। कैसे? सबसे पहले तिब्बत में ग्लेशियर टूटा, उसकी तस्वीरें देखिए। ग्लेशियर टूटने से बर्फ, पत्थर नदी में गिरे और नदी में बर्फ और पत्थर क्योंकि बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे, उसकी वजह से क्या हुआ, जो नदी का बहाव था, क्योंकि वहां पर इकट्ठा बर्फ और पत्थर थे, ऐसे में उसका बहाव रुका और ग्लेशियर से गिरे मलबे से नदी का बहाव रुकता चला गया और नदी का बहाव रुकने से मौके पर एक अस्थायी झील बन गई, यानी कि पानी इकट्ठा हो गया। अब झील में पानी बढ़ा, उसका स्तर बढ़ता जा रहा था क्योंकि ऊपर से प्रवाह था और झील में जल प्रवाह बाधित हुआ, उसका जो एक नेचुरल फ्लो है वो बाधित हुआ और इसी की वजह से पानी धीमे धीमे इकट्ठा होता चला गया। अस्थायी झील का जल स्तर बढ़ता चला गया और भारी दबाव बनता गया। जैसे ही ये भारी दबाव अपनी क्षमता से ऊपर गया, ये झील अचानक से टूट गई और झील में ज्यादा पानी जमा होने से दबाव बढ़ता चला गया। जल प्रवाह में आ रही पत्थर और बर्फ की रुकावट ऐसे में हटी और भारी दबाव के कारण फिर झील टूट गई। झील टूटने से बाढ़ आई, लहंदी, भोटेकोशी, फिर उसके बाद त्रिशूली नदी में बाढ़ आई। जो रसुआ जिला है वहां के तिमुरे और स्या फुब्रेसी में भारी तबाही मची है और उसकी तस्वीरें हर किसी ने देखी। ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली थी। नेपाल त्रासदी की मुख्य वजह ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का माना जा रहा है और ऐसे में भारत में नेपाल जैसी त्रासदी के खतरे का सबसे बड़ा कारण हिमालयन रेंज में मौजूद ग्लेशियर झीलें हैं, जिनकी निगरानी बहुत जरूरी है। अब यह कहने की वजह क्या है, क्यों भारत में नेपाल जैसी त्रासदी का खतरा इस वक्त बना हुआ है? क्योंकि भारत में उफन रही हैं लगभग 88 झीलें। आईआईटी रोपड़, सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की स्टडी में कुछ जानकारी सामने आई है। हिमाचल में 1990 में सिर्फ 107 ग्लेशियर झीलें थीं और जो 2024 तक का आंकड़ा सामने आया, हिमालय में झीलों की संख्या बढ़कर 669 हो गई है। 669 में से 88 झीलों पर नेपाल जैसी त्रासदी का खतरा है। 88 झीलों पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा बना हुआ है और 88 झीलों में से 9 झीलों की स्थिति बहुत खतरनाक है। 18 झीलें ज्यादा खतरनाक श्रेणी में हैं। 26 झीलें ऐसी हैं जिन्हें मध्यम खतरनाक श्रेणी में रखा गया है, इस कैटेगरी में इन्हें रखा गया, लेकिन फिर भी आंकड़ा बढ़ा है और नेपाल जैसी त्रासदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। आईआईटी खड़गपुर की जुलाई 2026 में की गई स्टडी से खुलासा हुआ कि भारत में ऊंचाई वाले इलाकों का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम सब जानते हैं और यही वजह है कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर तापमान बढ़ रहा है। अब हिमालय का बढ़ता हुआ तापमान खतरे की सबसे बड़ी वजह है। पिछले 20 सालों में करीब 1 डिग्री सेल्सियस तक यह तापमान सर्ज कर चुका है और तापमान बढ़ने की वजह से, ऊपर के इलाकों में गर्मी होने की वजह से जो वहां पर ग्लेशियर हैं उनके पिघलने का खतरा भी साथ साथ बढ़ा।
ग्लेशियर पिघलने से, क्योंकि नदियों में बड़ा बदलाव आ सकता है बहाव के बढ़ने की वजह से, और इसी वजह से भारत में भी मॉनिटरिंग की जा रही है उन तमाम झीलों की जिसमें इस तरीके के खतरनाक हादसे की आशंका है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रूपेंद्र कुमार सिंह हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और हमारे साथ राम श्रीवास्तव जी हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। राम श्रीवास्तव सर, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अनभिज्ञ हो, लेकिन प्रलय, इस तरीके की आपदा, इस तरीके की त्रासदी, हम कौन से टिकिंग बॉम्ब पर बैठे हुए हैं राम श्रीवास्तव जी? जो कुछ हमने नेपाल में देखा और बाकी जगह भी इस तरीके की खतरे की आशंका है। देखिए, नेपाल में जो कुछ हुआ है वो एक ट्रेलर मात्र है। वो ये बताता है भविष्य में इस तरह के खतरे और भी हो सकते हैं। अब इन खतरों का असली कारण क्या है, 1975 से लेकर अगर अभी तक देखा जाए तो जो आपकी ग्लेशियर्स हैं, जिनकी की संख्या हिमालय में करीब करीब 63,700 से अधिक थी, जो कि 10 प्रमुख नदियों में पानी सप्लाई करा करते थे, उनमें तेजी के साथ गिरावट आ रही है। इतनी गिरावट आ रही है कि उनका क्षेत्रफल करीब करीब 12% कम हो गया है, और उनका जल संग्रहण जो क्षमता है वो भी 9% कम हो गई है। लेकिन अभी जो कुछ हुआ है नेपाल में, वो प्राकृतिक है या मानव निर्मित है, ये भी एक विवादास्पद प्रश्न वैज्ञानिकों की नजर में है। मैं समझना चाहूंगी मैं इसे समझना चाहूंगी कि आप इसे प्राकृतिक प्रहार की श्रेणी में रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्यों? और अगर इसे मानव निर्मित कहते हैं तो क्यों? देखिए, सीधी सी बात है, 2000 फीट का बड़ा ग्लेशियर जो 27 मीटर मोटा हो, 4000 फीट नीचे गिर जाए और साथ में अपने हिमालय के उस कच्चे मलबे को साथ में लाए, पत्थर वगैरह को, उसके कारण वहां पर 4.4 रेक्टर का अर्थक्वेक आया था, जिसको यूनाइटेड नेशंस की जो जियोलॉजिकल सोसाइटी ने कहा नहीं, ये सिस्मिक एक्टिविटी के कारण नहीं था, ये वहां पर जो सरफेस में धमाका हुआ था उसकी वजह से हुआ था। तो इससे ये मतलब है कि आखिर ये गिरा क्यों? प्राकृतिक दृष्टि से जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो ग्लेशियर के पिघलने की दर होती है वो इतनी रैपिड नहीं होती है जितनी जल्दी यहाँ हुआ है। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन बताते हैं कि इसमें निश्चित रूप से बहुत सारे कारण रहे होंगे। पहला कारण तो ये कि ओवरलोडिंग हुआ होगा, दूसरा कारण ये कि उसके नीचे की जो गतिविधियां थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। अब वो गतिविधि क्या हो सकती है? भूगर्भीय हो सकती है। फिलहाल कहीं भी इस तरह का कोई पूर्व चेतना मिली नहीं, हालांकि ये सिस्मिक जोन में आता है। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको कि रेड फ्लैग रिवर योजना चीन की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो शिंगजियान प्रांत जो उत्तर पश्चिम में आता है, वहां पर इनकी योजना है कि हिमालय के पिघले हुए ग्लेशियर्स के पानी की झीलों को वो डाइवर्ट करके अपने इस इलाके में ले जाएं, और जिससे कि वहां जो रेगिस्तान है उसको हरा भरा कराया जाए। तो उसके लिए इन्होंने टनल्स बनाई है, सड़कों के लिए भी टनल्स बना रही हैं, और निश्चित रूप से फिलहाल जो था वो सैटेलाइट पिक्चर बताता है, क्योंकि जब कभी भी अगर अर्थक्वेक के कारण और किसी कारण से इस तरह की ट्रेजेडी होती है तो अपर एटमॉस्फेयर में जो आयोनिक क्षेत्र है वहां भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, वो नहीं आए थे। इसका मतलब यह सैटेलाइट इमेजेस जो बता रही हैं उसका कारण प्राकृतिक तो हो ही सकता है, पर आप इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि चीन द्वारा जो जल का डाइवर्शन किया जा रहा है, उसमें जो सुरंगें खोदी जा रही है, उसके कारण ये स्टिमुलेट हुआ है। और मैं आपके इस राष्ट्रीय चैनल द्वारा ये आरोप लगा रहा हूं कि चीन की इस गतिविधि पर हमको बहुत तेजी से ध्यान देना चाहिए, अन्यथा इस तरह के जल संग्रह का अचानक विस्फोटक होना अभी और भी भयावह तस्वीर के साथ सामने देखने को मिल सकता है अगर समय रहते इस पर एक्शन नहीं लिया गया या इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर रूपेंद्र कुमार सिंह साहब, बड़ी समस्या है। हमने अमूमन जो जितने भी लोगों से बात हो रही है वो सीधे तौर पर इस त्रासदी को देखकर ये कह रहे हैं कि केदारनाथ में आई जल त्रासदी अभी तक प्रलय जहन से उतरी नहीं थी, और उस वक्त भी हमने बहुत सारे चैलेंजेस देखे,
खासतौर से जब मलबा बहकर आता है पत्थरों के साथ, और तस्वीरें दर्दनाक हैं बहुत। इस पूरे सिनारियो में जो नेपाल में घटित हुई तस्वीर जो सामने देखने को मिली, एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के तौर पर चुनौतियां कितनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अनम्यूट करेंगे प्रोफेसर साहब। जी, मैं आप प्रश्न के उत्तर पे लास्ट में आऊंगा। इसमें जैसे जो ग्लेशियर टूटा उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, और हम इसको केदारनाथ त्रासदी से देखते हैं। केदारनाथ त्रासदी से के बाद 2021 में ऋषि गंगा में इस तरह की घटना हुई थी। हमारे जो ऋषि गंगा में तपोवन में जो 2 डैम हमारे टूटे थे, वो हैंगिंग ग्लेशियर के टूटने के बाद, उसके मूवमेंट के बाद जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल वो जो लेके आया, वो उस तरह की घटना थी। जो केदारनाथ की जो घटना थी वो दूसरे तरीके की थी। अब इसमें एक चीज ऐड हो जाती है कि इसमें टेम्पररी लेक बनी, लेक बस्ट हुई। तो लेक बस्ट हुई, टेम्पररी लेक बनी, और जो हैंगिंग ग्लेशियर था, हैंगिंग ग्लेशियर टूटने का जो मुख्य कारण मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, इसमें जो अभी सर ने ऐड किया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हमारी अभी स्टडी में परमाफ्रॉस्ट लेयर, जो परमाफ्रॉस्ट लेयर स्नो नहीं, जो सॉइल के नीचे होती है, जो मिनिमम टेम्परेचर जब हमारा इंक्रीज होता है तो परमाफ्रॉस्ट लेयर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। जब परमाफ्रॉस्ट लेयर फेलियर होता है तो जो ये हैंगिंग ग्लेशियर है, ये सबसे पहले इनका टूटना स्टार्ट होता है। तो जो मिनिमम टेम्परेचर, जो ये 1 साल का प्रोसेस नहीं है, अगर वहां का जब अगर टेम्परेचर डेटा उठाया जाएगा लास्ट 30 ईयर्स का, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो मिनिमम टेम्परेचर है उसका ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा होगा। ठीक है, मैं कारण उसका ये हुआ। उसके बाद जो लेक बनी है, उसके जो काइनेटिक एनर्जी से वो स्नो वाटर में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद जो डिसास्टर हुआ, उस डिसास्टर में सबसे ज्यादा, हम अगर कहें तो सबसे ज्यादा दोषी वहां के जो प्लानर है, जो व्यक्ति है, और जिन्होंने प्लानिंग की कि रिवर बेड में आपने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन जो हमने केदारनाथ त्रासदी में देखा था हमारी मंदाकिनी वैली में, और केदारनाथ त्रासदी के साथ साथ उसी समय अलकनंदा वैली में भी हमने रिवर बेड पे जो होटल्स बनाए हुए थे। रिवर का एक नेचर होता है, जो ज्योग्राफी या जियोलॉजी पढ़ते हैं, जो फ्लड पढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर मुझे प्रोफेसर साहब समय इजाजत देता तो वाकई में इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैं संभवतः कोशिश करूंगी कि इस पर आपसे बातचीत आगे भी कर पाऊं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, और साथ ही हमारे साथ राम श्रीवास्तव साहब भी थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस बात का जिक्र मैंने किया था कि भारत पर भी खतरा है, एक बार जल्दी से आपको एक बिग वॉल पर एक क्विक मैप दिखाऊंगी। यानी नेपाल जैसी त्रासदी का खतरा किस तरीके से बढ़ा हुआ है, कहां कहां है ये इस वक्त आपको नजर आएगा। ऊपर से आप आ जाइए, ये पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया है, इधर आपको सिक्किम। अब भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो ऊपर लद्दाख है, ये आपको रेड नजर आ रहा है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा खतरा है। जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा खतरा, हिमाचल आप देखिए वहां पर भी खतरा बहुत ज्यादा है, उत्तराखंड के इस इलाके में। और इस तरफ अगर आप आ जाइए नॉर्थ ईस्ट का स्टेट अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश भी खतरा महसूस कर रहा है, और इधर सिक्किम आपको नजर आएगा। भारत पे भी खतरा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस खतरे के लिए समय रहते क्या प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं ताकि जो तस्वीरें नेपाल से आई वैसा खतरा भारत देश में महसूस ना हो। दरअसल भारत के सेंट्रल वाटर कमीशन ने इन 6 प्रदेशों की 432 ग्लेशियर झीलों में एक गहन निगरानी की जरूरत पर जोर दिया है, और इसीलिए इसका जब अध्ययन होगा, इसको जब समझा जाएगा, तो आने वाले समय में किसी भी बड़े खतरे को हम खत्म कर सकते हैं या उस चुनौती के लिए तैयार रह सकते हैं।